अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि ना ये ऑप्टिमल है ना कंप्लीट है। तो पहले आप कंप्लीट की डेफिनेशन, पहले कंप्लीट, ऑप्टिमल तो बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऑप्टिमल क्यों नहीं है? ऑप्टिमल इसलिए नहीं है बेटा कि फर्ज करो आपने ढूंढना है जे, और यहाँ पर भी जे लिखा हुआ, सही, समझ में आया? ऑप्टिमल समझ में आया कि क्यों नहीं है? फर्ज करो आपने सर्च करना है जे, और जे दो जगह पे लिखा हुआ है। तो जे आपने सर्च करना है वो दो जगह पे लिखा हुआ है। एक लिखा हुआ है फर्स्ट रिवील पे लेकिन राइट साइड पे, और एक लिखा हुआ है नीचे में। तो ये आपको कौन सा वाला जे उठा के लाके दे रहा है? जी ठीक है जी, मेरी बात का जवाब दें कि फर्ज करें आपको जे सर्च करना है और जे दो जगह पे लिखा हुआ है। तो ये आपको कौन सा जे सर्च करके लाके देगा, जो ऊपर लिखा हुआ है या जो नीचे लिखा हुआ है? इस्माइल ने जवाब दिया, बाकी लोग ठीक है। तो पॉइंट समझ में आ गया मेरा कि ऑप्टिमल क्यों नहीं है? ऑप्टिमल इसलिए नहीं है कि हो सकता है आपका आंसर राइट पे टॉप पे पड़ा हुआ हो, आपका आंसर राइट पे टॉप पे पड़ा हुआ हो, हाँ बिल्कुल राइट पे टॉप पे पड़ा हुआ हो, लेकिन ये लेफ्ट पे जा रहा है, तो हो सकता है लेफ्ट पे इसको आंसर पहले मिल जाए। तो इसलिए ये ऑप्टिमल नहीं है। ऑप्टिमल समझ में आ गया? समझ में आ गया ऑप्टिमल? ठीक है, हो सकता है कि ये लेफ्ट पे आंसर राइट पे आपका आंसर पड़ा हुआ हो, ये लेफ्ट वाला पहले लेके आ जाए, तो इसलिए ये ऑप्टिमल नहीं है। बेटा आपके दो आंसर हैं जे, एक जे ये लिखा हुआ और एक जे ये लिखा हुआ। ये आंसर आपका ये रहा, एक ये रहा। हालांकि ये करीब है, ऑप्टिमल है, लेकिन ये आपको ये लाके देगा, इसलिए ये ऑप्टिमल नहीं है। कि इसकी जो बेसिक है वो ये कहती है कि लेफ्ट पे जाएगा, ये सही है। अब आते हैं कंप्लीट क्यों नहीं है। देखिए कंप्लीट ये इसलिए नहीं है बेटा कि, क्योंकि देखिए इसकी जो बेसिक है वो क्या कहती है कि लेफ्ट टू लेफ्ट विजिट करते रहो। तो इट माइट बी पॉसिबल कि लेफ्ट टू लेफ्ट विजिट में फंस जाए कहीं पर। फंसने का मतलब ये नहीं होता कि स्टॉप कर जाए, फंसने का मतलब ये होता है कि ये बार बार एक लूप को चलाता रहे। मैं डायग्राम मिटा के आपको समझाता हूँ, ये देखिएगा। फर्स्ट करें ए से बी जनरेट हो रहा है, सी डी ई जनरेट हो रहा है। मैं एल्गोरिथम में कुछ इस तरह की सूरत हाल हो रही है कि दोबारा से बी से ए जनरेट हो रहा है, यहाँ पर जनरेट हो रहा है एफ जी एच, सही है। तो ए से लेफ्ट पे क्या आया, बी। आपको ढूंढना क्या है, आपको ढूंढना है, फर्ज करें ई। ए से बी पे आया, ये लेफ्ट पे चला गया, लेफ्ट से दोबारा कहां पर आ गया, बी के चाइल्ड में ए भी मौजूद था, बी के चाइल्ड के अंदर ए भी मौजूद था। तो अब ए के चाइल्ड क्या थे, दोबारा से वही बन रहेंगे, बी सी डी ई। तो ए से बी बन गया दोबारा, तो बी से दोबारा क्या बनेगा, ए एफ जी एच। तो हो सकता है आप इस तरह के किसी लूप के अंदर फंस जाए। पॉइंट समझ में आ रहा है कि बार बार एक ही चीज रिपीट होती रहे। पॉइंट समझ में आ रहा है कि बार बार एक ही चीज रिपीट होती रहे, मतलब रिपीटेशन होती रहे, साइकिल बन जाए, लूप बन जाए। तो इस तरह के केसेस में ये आपको आंसर नहीं दे सकता, क्योंकि आपको आंसर नहीं दे रहा है कि आंसर मौजूद है, तो हम ये कह रहे हैं कि कंप्लीट नहीं है। इज इट क्लियर? मैं आपको बताता हूँ ये पॉसिबल कैसे होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखिए। हम लोग ना कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का एक कोर्स है जो आप पढ़ेंगे। जो मैंने चीज लिखी है इसका मतलब समझ लें कि जो कैपिटल ए है, कैपिटल ए के बाद एरो बना हुआ है, एरो से, एरो का मतलब ये कि कैपिटल ए को हम कहीं पर भी अपनी डेरिवेशन में, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ बेटा सुन लो,
कैपिटल ए कहीं पर भी अपनी डेरिवेशन में आ रहा हो तो हम उसकी जगह पे क्या क्या लिख सकते हैं, या तो कैपिटल ए स्मॉल ए लिख सकते हैं या सी लिख सकते हैं। जैसे इक्वेशन होती है ना, ये चीज इसके बराबर है, ये चीज इसके बराबर है, आप इसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं। सब हमें ये गिवन है, ये बात समझ में आ रही है। जैसे इक्वेशन होती हैं, आप बोलते हैं सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसके बराबर है, आप बोलते हैं सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसके बराबर है। जो इस तरीके से हमें ये गिवन है कि कैपिटल ए बराबर है या तो कैपिटल ए स्मॉल ए के या सी के, मतलब जहां कहीं पर भी कैपिटल ए लिखा हुआ हो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं कैपिटल ए स्मॉल ए से या सी से। ये बात समझ में आ गई? जिसका मतलब है कैपिटल ए के कितने ऑप्शन है? 2। एक ऑप्शन क्या है ए, एक ऑप्शन क्या है सी। ये बात समझ में आ गई? सबकी समझ में आ गई ये बात? मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझा रहा हूँ कंपाइलर की, ताकि आपको समझ में आ जाए कि डीएफएस कैसे फंसता है। अब हमें कहा जाता है सी ढूंढो, क्या ढूंढो? सी। लेकिन हम डीएफएस से ढूंढ रहे हैं, हमें कहा गया कि बताओ कैपिटल ए से क्या सी बन सकता है? हमने कहा भाई देख के बताएंगे। उसने बोला डीएफएस से बताना। हमने कहा ठीक है। हमने कैपिटल ए बनाया, रूट, उसके 2 चाइल्ड बना दिए। अब हम लेफ्ट पर आए और हमने लेफ्ट से पूछा भाई क्या तुम्हारे कोई चाइल्ड है? बोलेगा हाँ, ये जो कैपिटल ए लिखा हुआ है इसकी जगह पे आप वैल्यू लिख सकते हो। लिख सकता हूँ ना कैपिटल ए की जगह पे वैल्यू। तो देखें, ये स्मॉल ए अपनी जगह पर है, ये स्मॉल ए अपनी जगह पर है, इस कैपिटल ए की जगह पे मैंने एक दफा क्या लिख दिया? ए। ये स्मॉल ए अपनी जगह पर है, इस कैपिटल ए की जगह पे क्या लिख दिया? सी है। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई कि कैपिटल ए की वैल्यू पुट कर दी दोबारा। तो कैपिटल ए की वैल्यू क्या थी? कैपिटल ए स्मॉल ए और सी, ये बन गई। अब मैं दोबारा से लेफ्ट पर आया, ए यार आप छोड़ दो, आप ना देखो, आप ज्यादा नहीं सोचो, जितना मैं कैपिटल ए एक वैल्यू है। जब मैं शुरू में चीज बता रहा होता हूँ ना तो उस वक्त अगर वर्ड से सुन लेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी। मैंने आपसे क्या कहा, ये इक्वेशंस की तरह भी ट्रीट करें। जैसे आप ये लिखते थे ना, इधर ए प्लस बी और सी बराबर होता है ए बी प्लस ए सी के, आपने प्रूफ किया हुआ होता था डीएलडी के अंदर। डीएलडी के अंदर आपने प्रूफ किया हुआ होता था। अब आप जहां कहीं भी ए बी प्लस ए सी लिखा होता था, आप ए प्लस बी सी लिख देते हैं। क्यों लिखते हैं ये आप बताएं बाद में, सर आपने प्रूफ किया हुआ है। इसी तरीके से मैं आपसे कह रहा हूँ कि जहां कहीं भी आपके पास कैपिटल ए लिखा हुआ हो आप उसकी जगह पे लिख सकते हैं ए, और जहां कहीं भी कैपिटल लिखा हो उसकी जगह पे लिख सकते हैं सी। सही है? क्यों? ये छोड़ दें, जब आप कंपाइलर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको फिलहाल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए मैं ये बता रहा हूँ। अब आपसे कहा गया कि बताइए कैपिटल ए से स्मॉल सी बन सकता है? आपने कहा जी सर देखना पड़ेगा। आपने कहा गया कि भाई डीएफएस से बनाना है। हमने कहा डीएफएस देख लेते हैं। डीएफएस क्या करता है? किसी भी चाइल्ड के दोनों ऑप्शन लिखिए, लेफ्ट पे जाता है। लेफ्ट पे गए, अगर ये इसके पास मल्टीपल ऑप्शन नहीं होते तो मैं इधर आ जाता, लेकिन कैपिटल ए यहाँ पे मौजूद है तो कैपिटल ए की 2 वैल्यूज है। इसका मतलब है इसके मल्टीपल ऑप्शन मौजूद है। ये देखें, इस कैपिटल ए की जगह पे मैं एक दफा क्या लिख सकता हूँ? ये स्मॉल ए अपनी जगह पर रहेगा, कैपिटल ए की जगह पे क्या आ जाएगा? ए। और इस कैपिटल ए की जगह पे एक दफा क्या मैं लिख सकता हूँ? सी, और ये अपनी जगह पे। इसका मतलब है इससे भी 2 आंसर निकल सकते हैं, वो मैंने निकाल दिए। देखें ये बन गया। फिर मैं लेफ्ट पे आया इधर, फिर इससे पूछा भी तुम्हारे चाइल्ड ने? बोलेगा हाँ मेरे पास कैपिटल ए मौजूद है, तो मैं उसको भी 2 वैल्यू दे दूंगा। ये देखें डबल ए अपनी जगह पे रहेगा, पुराना वाला डबल ए, ये वाला डबल ए अपनी जगह पे रहेगा, इस कैपिटल ए की जगह दोबारा क्या आ जाएगा? ए। यहाँ क्या आ जाएगा? सी डबल ए। अब देखें तो ये चलता रहेगा। समझ में आ रही है बात? लेफ्ट वाली चीज जो चलती रहेगी इनफाइनाइट। क्यों चलती रहेगी? क्योंकि कैपिटल ए की वैल्यूज मौजूद है। क्यों चलती रहेगी? क्योंकि कैपिटल ए की वैल्यूज मौजूद है। ये इनफाइनाइट टाइम चलती रहेगी। फंस गया आप लूप में? हालांकि आपका आंसर ये पड़ा हुआ, लेकिन वो आपको यहाँ आने ही नहीं दे रहा जी, जिस वजह से भी फंसे, लेकिन आप फंस गए और आप डीएफएस से ढूंढ रहे हैं, आपका आंसर मौजूद है लेकिन आपको आंसर नहीं मिला। इज इट क्लियर? क्लियर होगी बात? तो इसीलिए डीएफएस कहते हैं कंप्लीट भी नहीं। लेकिन आप एक चीज ऐड कर लें कि अगर आपका स्टेट स्पेस फाइनाइट हो तो डीएफएस आपको आंसर लाके दे देगा। देखें ऑप्टिमल भी नहीं है, कंप्लीट भी नहीं है, लेकिन कंप्लीट कब होगा? व्हेन फाइनाइट स्पेस। क्या मतलब है सर इसका? कि जब आपके पास स्पेस फाइनाइट हो, मतलब ये कहीं पे जाके रुक जाए। जब ये रुक जाएगा तो फिर हम लेफ्ट पे आ जाएंगे, राइट पे आ जाएंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है?
कि जहां पर आपका स्टेट स्पेस फाइनाइट होता है ये कंप्लीट हो जाता है, जहां आपका स्टेट स्पेस फाइनाइट होता है ये कंप्लीट हो जाता है। क्लियर हो गई बात? तो इसका मतलब है ना डीएफएस कंप्लीट है ना ऑप्टिमल है। लेकिन कंपैरेटिवली अगर ये आंसर करता है तो स्पेस और टाइम कम यूज करता है। अगर ये आंसर करता है तो स्पेस और टाइम कम यूज क्यों करता है? क्योंकि बीएफएस बहुत ज्यादा ब्रांचिंग फैक्टर में क्या कर रहा था, स्टोरेज कर रहा था। ये इतने सारे लोगों को स्टोर नहीं करता, ये कोशिश करता है आंसर लेके आने की। अगर ये आंसर करता है तो यूजुअली टाइम और स्पेस कम यूज करता है, बस ये एक फायदा है। हाई ब्रांचिंग फैक्टर के क्वेश्चन में इसको अगर यूज कर लें तो अगर आंसर मौजूद होगा तो हो सकता है आपको मिल जाए। क्लियर हो गई बात? तो डीएफएस में जो दो प्रॉब्लम है वो कौन कौन सी है सर? एक प्रॉब्लम आपकी कौन सी है? एक प्रॉब्लम आपकी है कि कंप्लीट भी नहीं है, एक प्रॉब्लम आपकी है कि ऑप्टिमल भी नहीं है। ठीक है, तो मैं वापस थोड़ा सा कंक्लूजन करूं। बीएफएस पढ़ा, बीएफएस में मसला था ऑप्टिमल का, तो हमने क्या पढ़ा? यूसीएस। ठीक है, हमने डीएफएस पढ़ा, तो डीएफएस में मसला आ रहा है ना वो कंप्लीट है ना वो ऑप्टिमल है। ठीक है, तो डीएफएस एल्गोरिथम के अंदर ही चेंजेस करके एक एल्गोरिथम बनाया जाता है, उसका नाम होता है डीएलएस। अभी पढ़ा रहा हूं, ये एल्गोरिथम कहलाता है डेप्थ लिमिटेड सर्च। अगर आप डेप्थ लिमिटेड सर्च अप्लाई कर दें तो डीएफएस कंप्लीट हो जाता है। जो डीएफएस में कंप्लीट वाली प्रॉब्लम है, अगर उसको आप रिजॉल्व करना चाहते हैं तो आप एल्गोरिथम में चेंजेस करके उसको क्या करते हैं? डेप्थ लिमिटेड सर्च। अभी बताता हूं, तो एल्गोरिथम कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप एल्गोरिथम में चेंजेस करके इसको कर दें आइटरेटिव डीपिंग सर्च, आईडीएस, आइटरेटिव डीपिंग सर्च, तो ये ऑप्टिमल भी हो जाएगा। इसका मतलब है डीएफएस को अगर कंप्लीट करना है तो डीएलएस, और अगर कंप्लीट और ऑप्टिमल दोनों करना है तो आईडीएस। तो डीएफएस अगर समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ जाएंगे। सही है, तो ये बहुत आसान एल्गोरिथम है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आपने डीएफएस समझ लिया है तो डीएफएस में जो दो प्रॉब्लम है वो कौन कौन सी है? ऑप्टिमल और कंप्लीट। तो अगर कंप्लीट की प्रॉब्लम रिजॉल्व करनी है तो आप उसको डीएलएस कर दें, और अगर कंप्लीट और ऑप्टिमल दोनों करना है तो आप उसको क्या कर दें? आईडीएस कर दें, आइटरेटिव डीपिंग सर्च। मैं आप स्लाइड पे जा रहा हूँ, ये देखिएगा, देखें डेप्थ लिमिटेड। और से देखिएगा बेटा, हमारे पास प्रॉब्लम क्या हो रही थी डीएफएस में कि वो कंप्लीट नहीं था। सही है ना? डीएफएस में प्रॉब्लम क्या हो रही थी? वो कंप्लीट नहीं था। क्या प्रॉब्लम हो रही थी डीएफएस में कि वो कंप्लीट नहीं था? ऐसा ही है। तो हमने कहा कि भाई उसको डेप्थ लिमिटेड कर दो। अब इस एल्गोरिथम को समझा रहा हूं मैं, वर्ड से सुनिएगा। आवाज आ रही है सबको? अब देखें, डेप्थ लिमिट करने का मतलब क्या आपके ख्याल में? डेप्थ को लिमिट करने का मतलब क्या आपके ख्याल में? जी, क्या मतलब है आपके ख्याल में डेप्थ को लिमिट करने का? जी, चलिए मैं जिससे पूछूंगा वो अब आंसर करेगा, माइक ऑन कर। बहुत हो गया। डेप्थ लिमिट करने का मतलब क्या होगा? दूसरे ने जवाब दिया है कि सर लिमिटेड डेप्थ पे ट्रैवर्स करेंगे, बस यही जवाब है। ठीक है, कि आप लिमिटेड डेप्थ को लिमिट करने का मतलब ये है कि इनफाइनाइट डेप्थ है आपकी, आप उसको फिक्स कर देंगे, भाई मैं यहाँ तक चलाऊंगा, कहाँ तक चलाऊंगा वो आपकी मर्जी है। पॉइंट समझ में आ रहा है? फर्ज करें आपकी डेप्थ इनफाइनाइट है, मतलब लिमिट जो है वो इनफाइनाइट हो रही है, तो आपने क्या किया? आपने बोला भाई मैं
20 डेप्थ तक चलाऊंगा, या मैं 15 डेप्थ तक चलाऊंगा, या मैं 10 डेप्थ तक चलाऊंगा, या मैं 7 डेप्थ तक चलाऊंगा, या मैं 17 तक, कोई भी नंबर जो आपको सुटेबल लगता हो आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से आप उसको चूज करें। जब आप उसको चूज कर लेंगे तो क्या होगा कि आपका जो आंसर है, 3 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, गौर से सुन लीजिए। जब मैं समझा दूं तो फिर कोई रिपीट करने का ना बोले, वरना फिर वो रिकॉर्डिंग देखे। हाँ, मैं इस सारी बातों का जवाब दूंगा आरिफ। पहले तो मुझे समझा दें कि लिमिट समझ में आ गई आपके, कि आप अपनी प्रॉब्लम में के लिमिट सेट कर लें। अब आपकी मर्जी है वो कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि बेटा आपको आंसर मिल जाए। भाई मैंने कहा कि कीट कैंपस बहुत बड़ा है, सिर्फ 3 क्लासरूम में एक स्टूडेंट को ढूंढूंगा बस, तो मैंने लिमिट सेट कर दी। सही है, एक लिमिट सेट कर दी, बहुत बड़ी लिमिट थी, उसको कम कर दी। अब 3 पॉसिबिलिटीज है, जिस स्टूडेंट को मैं ढूंढ रहा हूँ वो 3 क्लासरूम में मिल जाए, हो सकता है सॉल्यूशन मिल जाए। सही है, हो सकता है वो स्टूडेंट कीट में हो ही ना, तो सॉल्यूशन क्या है कि वो स्टूडेंट था और मिल गया। फेलियर क्या है, सॉल्यूशन ही नहीं है, सिरे से सॉल्यूशन ही नहीं है, चाहे आप पूरे कीट में ढूंढ लें, 3 क्लासरूम में ढूंढ लें, सॉल्यूशन ही मौजूद नहीं। क्लियर हो गई ये बात? हाँ, अगर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये 3 चीजें, फिर आपसे पूछूंगा कि देखें, सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया कि वो आंसर मिल गया आपको। फेलियर का मतलब ये हो गया वो आंसर है ही नहीं, तो आप कहीं पर भी ढूंढ लें वो आंसर नहीं है। कट ऑफ का मतलब क्या है, वो आंसर है लेकिन आपने जो लिमिट सेट की उसके अंदर नहीं। अरे भाई बता रहा हूँ, रुक तो जाओ जैन, मैं बता रहा हूँ बेटा, रुक तो जाओ जरा। सारी चीजें ना मैं आपको क्लियर करके जाऊंगा। जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना तो आप ये सोचेंगे मुझे आता है, जब मुझे आता है ना तो मैं इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा। लेकिन बीच में आप सवाल पूछते हैं ना तो वो डिस्टर्बेंस होती है। सही है बेटा, तो जब मैं टॉपिक कंप्लीट कर दूं तो फिर आप मुझे बताएं सर आप ये चीज बताना भूल गए। अभी आएगी वो चीज, अभी तो हम सिर्फ शुरू किया भी एल्गोरिथम। ठीक है, तो सॉल्यूशन का मतलब ये है कि आंसर मौजूद है, फेलियर का मतलब है आंसर है ही नहीं, और कट ऑफ का मतलब है आंसर है लेकिन आपकी लिमिट में नहीं। क्लियर हो गई ये बात? अब आ जाए वापस। अच्छा जी, अब आपकी वही वाली बात कि सर पता कैसे चलेगा, उस पर मैं आ रहा हूं। पहले तो आप ये देख लें कि भाई प्री डिफाइन आपने लिमिट जो है ना डेप्थ डिफाइन कर दी लिमिट। अब यही वाला सवाल का जवाब यहाँ लिखा हुआ है, हाउएवर इट इज यूजुअली नॉट इजी टू डिफाइन द सुटेबल मैक्सिमम डेप्थ। आपको नहीं समझ में आ सकता, हर प्रॉब्लम के लिए डेप्थ अलग हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर आपने बहुत छोटी डेप्थ रख दी, फर्ज करें आपका स्पेस बहुत बड़ा था और आपने डेप्थ रख दी 2 या 4 या 5, तो हो सकता है सॉल्यूशन ना मिले उसके अंदर। सही है, हो सकता है आपको सॉल्यूशन, 2 पॉसिबिलिटीज है ना, आपने बहुत छोटी डेप्थ रख दी तो आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, अगर आपने बहुत बड़ी डेप्थ रख दी तो लार्ज डेप्थ में और वही जो डीएफएस में प्रॉब्लम थी तो वही प्रॉब्लम आ जाएगी। तो कोई सफिशिएंट नंबर होना चाहिए, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करता है। आप जिस स्पेस में काम कर रहे हैं, गौर से सुनिएगा ये बात, आप जिस स्पेस में काम कर रहे हैं आपको आइडिया होता है कि यार इस स्पेस में आंसर रिपीट होता है। जैसे एन क्वीन पजल प्रॉब्लम थी, मैंने कितने आंसर बताए थे उसके, एन क्वीन पजल प्रॉब्लम के कितने आंसर बताए थे मैंने पॉसिबल, कि कितने पॉसिबल आंसर है, याद है किसी को? एन क्वीन पजल प्रॉब्लम के कितने पॉसिबल आंसर है? एन क्वीन पजल प्रॉब्लम याद है? ये तो बता दें। एन क्वीन पजल प्रॉब्लम कौन सी वाली, जिसमें क्वीन अटैक करती थी, हमें क्वीन ऐसे प्लेस करनी है कि कोई क्वीन किसी को रॉ पे अटैक ना करे, हॉरिजॉन्टल अटैक ना करे, वर्टिकल अटैक ना करे, डायगोनल अटैक ना करे। उसके 92 पॉसिबल सॉल्यूशन है। कितने? 92। कितने पॉसिबल सॉल्यूशन है? 92। इसका मतलब है कोई ऊपर लेवल पे पड़ा हुआ होगा, कोई नीचे लेवल पे पड़ा हुआ होगा, ऐसा ही है। कोई पहले आ जाएगा, कोई दूर पड़ा हुआ होगा, ऐसा ही होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पर हम अपनी डेप्थ उस हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं कि यार जब 92 सॉल्यूशन है तो कोई ना कोई रिपीट कहीं ना कहीं हो रहा होगा। क्लियर?
तो यहाँ पर हम अपनी डेप्थ उस हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसमें एक ही आंसर हो तो उसकी डेप्थ उस हिसाब से डिफाइन करेंगे। तो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करता है हारिस और जिन्होंने मुझसे पूछा था अभी। देन समझ में आ गई ये बात कि प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम आप डिफाइन करते हैं डेप्थ। मैं आपको कोई फिक्स नंबर नहीं बता सकता बेटा, सही है। अच्छा जी, अब दूसरी चीज क्या है, लेकिन सर्च हो जाता है कंप्लीट। कंप्लीट क्यों हो गया सर्च? कंप्लीट इसलिए हो गया सर्च कि जितनी डेप्थ आपने डिफाइन की है अगर उसके अंदर आंसर मौजूद है तो ले आके देगा, वरना नहीं ला के देगा। भाई मैं आपसे कहूँ कि इम्तियाज शॉपिंग सेंटर जाइए और मुझे ये चीज ला के दे दीजिए, अब मैंने आपको फिक्स कर दिया इम्तियाज पे, अब अगर इम्तियाज में वो चीज होगी तो आप ला के देंगे। इम्तियाज में अगर वो चीज होगी, बेटा मैं आप लोगों को सबको ये बता रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाइए, एल्गोरिथम कंप्लीट होने दो, फिर मैं आपसे बात करता हूँ अटेंडेंस की। सर्च कंप्लीट हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि आपने डेप्थ डिफाइन कर दी, लिमिट। अब अगर एक चीज इम्तियाज में मौजूद है तो आप लेके आ जाएंगे, अगर वो मौजूद ही नहीं है तो आपकी गलती थोड़ी है, आपको तो मैंने कह दिया भाई इम्तियाज से ही लाना, तो इसलिए आप कंप्लीट है। इज इट क्लियर? लेकिन ऑप्टिमल अभी भी नहीं है, क्यों? तो हो सकता है ऊपर आंसर पड़ा हुआ हो लेकिन आप डीएफएस लगा रहे हैं तो नीचे चलेगा। क्लियर हो गई बात? तो ये जो मसला आ रहा है ऑप्टिमल का, ये कैसे रिजॉल्व होगा? ये एक और एल्गोरिथम जिसका नाम क्या है, आइटरेटिव डीपिंग सर्च। ये एक और एल्गोरिथम है जिसका नाम क्या है, आइटरेटिव डीपिंग सर्च। इसको भी देख ले फटाफट, आसान एल्गोरिथम है। ये देखें, ये डेप्थ लिमिटेड सर्च है, यहाँ तक लगाया हुआ 3 डेप्थ तक, तो देखिए यहाँ से वापस चलेंगे, और अगर 6 डेप्थ तक चलाएंगे तो यहाँ से वापस जाएगा। क्लियर? अब आ जाए आइटरेटिव डीपिंग। हमने देखा कि डेप्थ लिमिटेड के अंदर हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है, हमारे साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम जो है ऑप्टिमल अभी भी नहीं हो रहे। तो हमने कहा कि भाई आइटरेटिव डीपिंग लगा दो। आइटरेशन का मतलब क्या होता है, एक काम बार बार करना, आइटरेटिव। ठीक है, आइटरेशन कर रहे हैं आप बार बार। ये कह रहा है कि अब आप कोई एक फिक्स डेप्थ नहीं करते, मतलब आपने 15 चूज कर लिया तो आप 15 नहीं करें, आप कहेंगे भाई मैं सारी डेप्थ एक एक करके ट्राई करूंगा, सारी डेप्थ जो है वो एक एक करके ट्राई करूंगा। मतलब पहले मैं लूप चलाऊंगा, डीएफएस चल, एल्गोरिथम कौन सा चल रहा है, डीएफएस, लेकिन डेप्थ पे लूप चल रहा है। मतलब कि सबसे पहले आपने क्या किया, आपने डीएफएस चलाया 0 डेप्थ तक। ये देखें, ये 0 डेप्थ, ये पहली आइटरेशन। गौर से देखिएगा प्लीज, ये पहली आइटरेशन है, आपको आंसर नहीं मिला। आपने कहा अब मैं लूप चलाऊंगा डेप्थ 1 पर डीएफएस, एल्गोरिथम डीएफएस ही चलेगा। ये देखें, ये डेप्थ 1 तक लूप चलाया, टॉप पे आए, फिर लेफ्ट पर आए, फिर राइट पर आए, आंसर नहीं मिला। फिर दोबारा से, अभी आप ये नहीं सोचिएगा जैसे ये काम बार बार कर रहा है, क्यों कर रहा है, अभी मैं आपको सिर्फ एल्गोरिथम समझा रहा हूं। फिर दोबारा से आप आए, आपने कहा डेप्थ 1 पे नहीं मिला तो डेप्थ 2 पे चले गए। अब जब डेप्थ 2 पे गए तो देखें, यहां जाने के बाद ये यहां नहीं आया क्योंकि ये डीएफएस है, ये लेफ्ट से लेफ्ट पे चला गया क्योंकि अब डेप्थ 3 पे आ गए। क्लियर हो रही है बात? इसकी प्रॉब्लम में डेप्थ बहुत ज्यादा है, लेकिन ये एक एक करके डेप्थ इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है ये? एक एक करके डेप्थ इंक्रीज कर रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है ये? अब फर्ज करें अगर ये लिमिट 2 पे भी नहीं मिला इसको, तो लिमिट 3 पे ये जाएगा, तो लिमिट 3 पे क्या होगा देखेंगे, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, उसके बाद एक डेप्थ और इंक्रीज कर देगा। ऑल दो कि ये एक काम बार बार कर रहा है, लेकिन फिलहाल अभी भी ये डिस्कस नहीं कर रहा है। अभी हम देख रहे हैं आइटरेटिव डीपिंग सर्च काम कैसे करता है। कंप्लीट डेप्थ तक नहीं जाएगा जब तक इसको आंसर नहीं मिलेगा, ये काम करता रहेगा। अब ये लिमिट 3 पे गया है, आंसर नहीं मिलेगा तो लिमिट 4 पे चले जाएगा, फिर आंसर नहीं मिलेगा तो लिमिट 5 पे चले जाएगा। हर दफा ये शुरू से स्टार्ट करेगा। ये बात हमें और आपको क्लियरली पता होनी चाहिए कि किसी भी रूट के अंदर जो हम ट्रेवर्स करते हैं, रूट के बगैर नहीं कर सकते। ऐसा ही है, अगर हमारे पास रूट का एड्रेस ना हो तो हम ट्री के अंदर ट्रेवर्स नहीं कर सकते, मतलब जब भी ये आइटरेशन स्टार्ट करेगा ये दोबारा से रूट से स्टार्ट करेगा। सही है? अब अगर फर्ज करें इसको, ये सारी डेप्थ चेक करने के बाद 3 पे आया तो दोबारा रूट पे आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा। इज इट क्लियर? क्लियर हुई बात? इसमें और सिंपल डीएफएस में बेटा क्या डिफरेंस है मैं आपको समझाता हूँ। आप मार्केट गए,
आपने मार्केट में कहा मैं पहली दुकान पे जाऊंगा, अगर पहली दुकान पे आंसर मिल गया तो मैं रुक जाऊंगा, सही है, आपको आंसर नहीं मिला, आपने कहा अब मैं इस दुकान से जो कनेक्टेड दुकान है उन तक जाऊंगा, लेकिन दोबारा कहां से स्टार्ट कर रहे हो, फर्स्ट शॉप से। मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ, ये देखिएगा, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, ये देखिएगा, इसने कहा कि भाई मैं सबसे पहले ए को देख रहा हूँ, इसने सिर्फ ए को सर्च किया, आंसर नहीं मिला, इसने कहा ये एक लूप हो गया, इसने कहा अब मैं अपने इंक्रीज करूंगा, लूप 1 पे जाऊंगा, ए से बी और बी से सी, इसने कहा ए बी सी, ये ट्रैवर्सिंग पाथ लिख रहा हूँ बेटा, पहले इसने ए से बात की फिर ए बी सी ली, इसको आंसर नहीं मिला, फिर दोबारा कह रहा है कि अब मैं लूप को कहां तक लेके जाऊंगा, 2 तक, अब इसने ए को सर्च किया, लेकिन अब देखिए इसका ट्रैवर्सिंग पाथ क्या होगा, ए बी डी ई सी एफ जी, अब इसको आंसर नहीं मिला, तो ये क्या करेगा, डेप्थ को और इंक्रीज करेगा, अब ये बोलेगा ए, अब इसका ट्रैवर्सिंग पाथ क्या होगा, ये देखें, ए बी डी एच आई ई सी एफ जे के जी एल एम, इसका ट्रैवर्सिंग पाथ क्या होगा, इंक्रीज हो गया, तो देखें पहले किस ऑर्डर में, तो जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज हो रही है, डीएफएस में क्या फर्क है मैं आपको बता रहा हूँ, डीएफएस क्या करता है, एंड तक जाता है, मतलब अगर फर्स्ट करिए इसकी डेप्थ 3 तक होती तो डीएफएस डायरेक्ट ये चलाता, ये क्या कर रहा है, ये यहां से स्टार्ट कर रहा है, डीएफएस डायरेक्ट ये चलाता, डीएलएस क्या करता है, डीएलएस कहता कोई एक बता दो मुझे, यहां तक चलाना है, यहां तक चलाना है, यहां तक, फर्स्ट करिए ये 100 है, ये 200 है, 300 डेप्थ तक है, तो डीएफएस 300 डेप्थ तक जाएगा, डीएलएस क्या बोलेगा, आप मुझे 150 दे दो मैं एक दफा चलूंगा, लेकिन आईडीएस क्या कह रहा है, मैं बार बार एक काम करूंगा, 0 से स्टार्ट करूंगा, तो एक काम बार बार तो ये कर रहा है, लेकिन एक फायदा हो रहा है, वो फायदा क्या हो रहा है, वो फायदा ये हो रहा है आईडीएस के अंदर, क्या फायदा हो रहा है, हाँ जब तक मिलेगा नहीं चलता रहेगा, ठीक है, तो कंप्लीट तो देखें डीएलएस भी था, लेकिन इसमें फायदा क्या हो रहा है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है बेटा, मैं स्क्रीन पे भी दिखा तो रहा था आप लोगों को, वो शायद स्लाइड में आपको दिखाया भी था, ये देखें लिखा होता है यहाँ पर, ये देखिए और से देखिएगा, ये देखिए फर्स्ट 0 देन 1 2 एंड सो ऑन, ये देखिएगा यहाँ पर भी देखें, पहले 0 फिर 1 फिर 2, सही है। अब एक फायदा क्या हो रहा है इससे कि कंप्लीट तो इस सेंस में हो गया, देखें जब ये हर डेप्थ को इंक्रीज कर रहा है तो इसको आंसर तो मिल ही जाएगा अगर मौजूद होगा, कंप्लीट तो देखें डीएलएस भी था इफरा, कंप्लीट तो डीएलएस भी था, ये ऑप्टिमल भी क्यों हो गया है, कोई एक्सप्लेन करेगा ये ऑप्टिमल क्यों हो गया है, अगर बोर्ड दिखा दूं मैं आपको, ये ऑप्टिमल क्यों हो गया बताएं, कंप्लीट तो देखें डीएलएस भी था, ये ऑप्टिमल क्यों हो गया आप बताएं मुझे, शाबाश, ये आपके ख्याल में ऑप्टिमल क्यों हो गया है, मैं आईडीएस इसलिए पढ़ रहा हूं कि ये ऑप्टिमल है, आपके ख्याल में ये ऑप्टिमल क्यों हो गया है, शाबाश जल्दी, नहीं, हाँ अगर अब आप मेरी बात का एक जवाब दीजिएगा जल्दी से, अगर मैं लेवल 3 पे खड़ा हूं, अगर मैं यहाँ आ गया हूं तो ये इस बात की गारंटी है ना कि 2 पे आंसर नहीं था, आया ना, तानिया ऑप्टिमल का मतलब ये नहीं होता, ऑप्टिमल का मतलब होता है हाईएस्ट क्वालिटी सॉल्यूशन, जो मैं बता रहा हूँ उसको सुन लीजिए सब लोग, अगर मैं लेवल 3 पे आ गया हूँ तो ये इस बात की गारंटी है ना कि ये आंसर नहीं था, इसका मतलब है ए बी डी सी ई एफ जी में से आंसर नहीं था जब भी मैं यहाँ पर आया हूँ, ये मतलब है ना इसका, बिल्कुल बिल्कुल वंडरफुल, ठीक है, जिस लेवल पे आंसर है उससे आगे नहीं जा रहा हो, क्लियर हो गई ये बात, तो इसलिए ये ऑप्टिमल भी हो गया, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, मैंने यार राफे पढ़ा नहीं होगा आपका मैसेज, बहुत सारे मैसेज आए थे मैंने पढ़ा नहीं होगा, ठीक है, तो मेरा पॉइंट समझ में आ गया कि ये ऑप्टिमल क्यों है, ऑप्टिमल इसलिए है कि जिस लेवल पे आंसर है उससे आगे जाएगा यू, तो अगर ये फर्स्ट करें 5th लेवल पे आया है, अगर ये 5th लेवल पे आया है तो 4th का आंसर नहीं था जब ये 5th पे आया, क्लियर हो गई बात, सही है, तो इसलिए ये ऑप्टिमल भी है, तो अगर आप सीक्वेंस बना लें, कहानियां बना लें एल्गोरिथम की, तो भाई बीएफएस अच्छा था लेकिन ऑप्टिमल क्यों नहीं था, कॉस्ट बराबर नहीं थी, तो हमने यूसीएस पढ़ा,
यूसीएस खत्म हो गया, फिर हम डीएफएस पे आए, ना ऑप्टिमल है ना कंप्लीट है, लेकिन टाइम और स्पेस थोड़ा बेहतर है, तो हमने उसको कंप्लीट बनाने के लिए क्या किया, डीएलएस पढ़ लिया। फिर हमने देखा डीएलएस ऑप्टिमल नहीं है, तो हमने आईडीएस पढ़ लिया। क्लियर हो गई ये बात? चलें, बस ये आखिरी चीज है। स्लाइड शो हो रही है आपके सामने? बच्चों के कहने पे तो आज तक मैं चला ही नहीं रोशनी, पढ़ा ही नहीं आपने हमसे। जब तक मेरा मूड होता है मैं पढ़ा लेता हूँ, और अभी तो टाइम है वैसे भी, 2 मिनट रुक तो जाए। बस एक आखिरी चीज है, उसको खत्म करते हैं। जो चीजें जिस फिल्मों में पढ़ानी होती है ना बेटा, हाँ, तो अभी जुम्मा कहाँ होता है? 11 बजे जुम्मा होता है तुम्हारी घर की तरफ जाए। कौन सा जुम्मा है? 11 बजे जुम्मा है? मुझे बता दो, मैं भी पढ़ लिया करूंगा उधर। बताओ ना जैन, कहाँ है जुम्मा? 11 बजे? अब तो बता नहीं रहे। अच्छा, जुम्मे के दिन की बात कर रहे हो, सॉरी सॉरी सॉरी। क्लास तो है ना यार दोस्त, 11:30 बजे तक क्लास तो है ना। मैं सब कुछ बता रहा हूँ आपको, बस 1 मिनट दे दूंगा, ठीक है? और एक आखिरी चीज सुन ले, फिर मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। बिल्कुल नमाज की तैयारी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी पढ़ता हूँ नमाज यार। अच्छा, अटेंडेंस करें। हिसाब किताब ये है कि फर्ज करें जब मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ और आप मुझसे कोई एब्सेंट हो, और उसके पहले के सेशन में तो मेरे पास ना पूरा लॉग जनरेट हो रहा होता है कि किसने कितने मिनट की क्लास ली, तो मैं वहां से देख के लगा देता हूँ। ठीक है, तो उसकी बेफिक्र हो जाए। अगर कोई एब्सेंट होता है ना क्लास में, तो मैं जूम पे जाता हूँ, वहां जाके चेक करता हूँ कि इस बच्चे ने क्लास लिए नहीं ली पहले के सेशन। अगर होते हैं तो मैं वहां से अटेंडेंस लगा, अगर उसने बिल्कुल ही नहीं ली होती क्लास तो फिर मैं एब्सेंट मारता हूँ। ठीक है? अच्छा, ये आखिरी स्लाइड देख ले, फिर मैं इसको खत्म करूँ। आपके पास कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिसमें आप अपने एल्गोरिथम, अपने सर्चिंग एल्गोरिथम को एफिशिएंट बना सकते हैं। ये एल्गोरिथम का पार्ट नहीं है, ये अलग से मेथड है, तो आप इनको अप्लाई कर लें। तो देखें, अगर ये एल्गोरिथम पे इम्प्लीमेंट नहीं होती चीजें, ये आपकी मर्जी होती है। कह रहे हैं डू नॉट रिटर्न द स्टेट इज जस्ट केम फ्रॉम। पेरेंट ने चाइल्ड को जनरेट किया, पेरेंट ने चाइल्ड को जनरेट किया, पेरेंट ने चाइल्ड को जनरेट किया, चाइल्ड अपने पेरेंट को फौरन जनरेट ना करे। मतलब क्या है, अगर ए ने बी को जनरेट किया है तो बी के ऑप्शन में ए नहीं आना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन लगा दें तो आपका सर्च थोड़ा सा एफिशिएंट हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये वाला पॉइंट सही है। पेरेंट अपने चाइल्ड को जनरेट कर दे, चाइल्ड अपने पेरेंट को फौरन जनरेट ना करे। मतलब फर्ज करें मैं नीपा से चला गया मिलीनियम, अब मिलीनियम के ऑप्शन में से नीपा को निकाल दो वापस आने का। मतलब अगर मैं गया हूं तो वापस ही क्यों आ रहा हूँ? ठीक है ना? समझ में आ गई बात? ये पॉइंट समझ में आ गया सबके? अगर ये चीज आप अप्लाई कर दें तो इससे आप अपना सर्च को एफिशिएंट बना सकते हैं। आपकी स्टेट ज्यादा नहीं बनेंगी, लेकिन अगेन ये किसी एल्गोरिथम का पार्ट नहीं होता। आप इंप्लीमेंट करते हैं, आप ये लॉजिक लिख देते हैं। अगर हमने ये लॉजिक लगाई हुई है कि पेरेंट अपने चाइल्ड को जनरेट कर रहा है, तो चाइल्ड अपने पेरेंट को जनरेट नहीं कर रहा। सही है? ऐसे पाथ ना बनाए कि जो एक साइक्लिक नेचर के हों। जैसे अभी मैं बता रहा था ना, आपने ए से बी बना, बी से सी बना, सी से डी बना और डी से दोबारा ए बन गया, तो एक साइकिल बन गई पूरी। ए से बी, बी से सी से डी, बी से ए, तो ये साइकिलिक बन गया नेचर। ऐसे पाथ भी जनरेट ना करें, इनको याद रखने की कोशिश करें। इनको याद रखेंगे तो फायदा होगा। अगेन ये किसी एल्गोरिथम का पार्ट नहीं है, ये अलग से आप अप्लाई करते हैं चीजें। और एक आखिरी चीज क्या है कि अब तक आपने जितनी स्टेट जनरेट की हैं उनको दोबारा से रीजनरेट करने की जरूरत नहीं है। अब आपको ये याद रखना पड़ेगा। मतलब क्या है कि आप एक लिस्ट बना लें, जो स्टेट आप जनरेट कर रहे हैं, जो नोड आप जनरेट कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड रख लें। अब जब भी कोई नई नोड जनरेट होती है, उस रिकॉर्ड से उस नई नोड को मैच करें। अगर वो नई नोड उस रिकॉर्ड से मैच नहीं होती तो उस नोड को जनरेट कर दें। अदरवाइज अगर वो पहले जनरेट हो चुकी है तो उसको डिस्कार्ड कर दें। क्लियर हो गई ये बात? ये 3 काम अगर आप कर लें तो आपका सर्च जो है बहुत एफिशिएंट हो सकता है। हाँ, आखिरी वाला काम जो है बड़ा मुश्किल है। मुश्किल इन सेंस कि आपको मेमोरी रखनी पड़ेगी। जितनी नोट्स अब तक आपकी जनरेट हुई है उनको आपको बना के रखना पड़ेगा और उनको याद रखना पड़ेगा और मैचिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ये काम कर लें तो आप अपने गोल तक पहुंच सकते हैं
अगर गोल मौजूद हो, अदरवाइज आप फंस सकते हैं, जैसे साइकिलिंग में फंस सकते हैं या पेरेंट और चाइल्ड रिलेशन में फंस सकते हैं। ये अगर चीज आप अप्लाई कर लें, ये एक्स्ट्रा चीज है, लेकिन अवॉइड रिपीटेड स्टेप। तो ये अगर आप काम कर लें तो आपका सर्च जो है बहुत एफिशिएंट हो जाएगा। क्लियर हो गई ये बात? सही है। अच्छा जी, अब जितने लोगों ने मुझसे प्रोजेक्ट की डिस्कशन नहीं की है, आज शाम तक का टाइम है उनके पास, मेरे पास वॉइस नोट नहीं आया कहीं पर भी, चाहे फेसबुक पर चाहे मेरे नंबर पर, तो उनका प्रोजेक्ट कैंसिल शाम तक। जितने ग्रुप ने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया उनकी बात हो रही है, क्योंकि मैंने आपसे मंडे को कहा था कि ट्यूसडे तक कर दो, लेकिन आप लोगों को पता नहीं क्या मसले हुए हैं, मुझे नहीं पता। मोबाइल, जब भी मोबाइल नंबर दिया था कि ईमेल का बोलूंगा, तो ईमेल में मसला हो गया, लाइट चली गई, इसलिए मोबाइल नंबर। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक सेंड नहीं किया है वो काइंडली डिस्कस कर लें। जिन्होंने सेंड किया मैंने उनको रिप्लाई भी कर दिया है और उनको बता भी दिया है जो भी उनको चेंजेस करने हैं, या अगर अप्रूव कर दिया है तो कर दें। ठीक है, तो आज लाजमी कर दें। अच्छा, ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात ये है कि अटेंडेंस मुझे लेनी है, मैं अटेंडेंस लूंगा ब्रेक के बाद, मतलब ये मीटिंग एंड होने के बाद मैं अटेंडेंस लेता हूँ। तो बस 3-4 मिनट बाद ज्वाइन कर लीजिए ताकि मैं अटेंडेंस ले लूँ। ठीक है, 3-4 मिनट बाद ज्वाइन कर लीजिए।